हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक्स अंकित एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट के इस प्रीमियम से कोर्स में। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेयर्ड एप्लीकेशन हम सीख रहे थे। लेयर्ड एप्लीकेशन हमने बहुत डिटेल में सीखा कि कितने लेयर होते हैं, कैसे काम करता है। उसके पहले स्ट्रेटजी, डिजाइन पैटर्न और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सब हमने कर लिया है। तो लेयर्ड एप्लीकेशन की कोडिंग अब स्टार्ट होगी। एक प्रैक्टिकल लेयर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाएंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन या सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और भी जो भी सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, स्ट्रैटेजी, डिजाइन पैटर्न, सब का प्रयोग करेंगे इस कोड में, इस लेयर्ड एप्लीकेशन में। उसी की कोडिंग अभी होने वाली है। क्या समझ गए? चलिए तो हम लोग देखते हैं कि लेयर्ड एप्लीकेशन जो है कैसे बनाते हैं। लेयर्ड एप्लीकेशन में तो आपको पता ही है क्या क्या लेयर होते हैं। तो पहले मैं यहाँ से लिख देता हूँ भाई, लेयर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक ना। लेयर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और मैंने इक्लिप्स में मैं कोड करूँगा और इक्लिप्स का सेटअप मैंने कर दिया है। ठीक, इसके पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, इक्लिप्स ऑलरेडी आई है सेट एंड अप, ओके, सेटअप एंड लेयर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होगा। तो हमारा एप्लीकेशन जो था, पर्पस क्या था एप्लीकेशन का कि भाई कस्टमर ओके गिव्स इनपुट, और वो इनपुट क्या देगा? वो इनपुट देता है कस्टमर नेम, एक कस्टमर आईडी हम खुद जनरेट करवाएंगे, नेम, एड्रेस देगा, ओके, प्रिंसिपल देगा, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल पैसा देगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमको, और देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और देगा टाइम, और बस इतना ही देगा ना भाई। हाँ, लास्ट में तो और कुछ नहीं देगा हमारा। नेम, एड्रेस, कस्टमर आईडी तो हम खुद जनरेट करवाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, नेम, एड्रेस, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ठीक है। रेट अमाउंट तो उसी का है। और कुछ है भाई? नेम, एड्रेस, और कुछ लगा सकते हैं हम इसमें, देखिए सोचिए कुछ। टाइम नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके, तो ये हुआ। और आउटपुट में उसको क्या मिलना चाहिए? इन आउटपुट ही विल गेट, ओके। सबसे पहले तो ये जो कस्टमर है, ओके, कस्टमर, रजिस्टर द कस्टमर इन डेटाबेस एंड इन आउटपुट ही विल गेट, और आउटपुट में उसको क्या मिलेगा? ही विल गेट SI, calculated SI, like this. hello customer, the SI amount is, जो भी आपका SI है वो क्या है, यहाँ पर आ गया। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़, ऐसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो ये 100 रुपीज़ इस तरीके से क्या होगा, इसका आउटपुट निकल के आएगा कब? आफ्टर रजिस्टरिंग द कस्टमर इनटू डेटाबेस। सबसे पहले डेटाबेस में कस्टमर को सेव करवाना होगा। कस्टमर सबसे पहले डेटाबेस में अपने आप को रजिस्टर करेगा। अरे फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर करने से पहले आपको फ्लिपकार्ट में अकाउंट बनाना पड़ता है। फेसबुक में कुछ पोस्ट करने से पहले आपको फेसबुक बनाना पड़ता है। तो फेसबुक का अकाउंट जो आप बनाते हो वो डेटाबेस में ही तो जाके सेव होता है और कहीं नहीं, ठीक है। तो ये हमारा है प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, फाइन ना। तो लेयर्ड एप्लीकेशन का हम चलिए करते हैं अब डेवलपमेंट, और ये आ गया लेयर्ड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट टाइम। तो कस्टमर इनपुट देगा नेम, एड्रेस, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, एंड उसको मिलना चाहिए दिस थिंग्स। उसको लिख के आना चाहिए कि हाँ भाई कैलकुलेट करेंगे हम प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल रेट ये से, अमाउंट से, प्रिंसिपल से, जो भी है हमारा लिखा हुआ वो सबसे कैलकुलेट क्या करना है। तो मैं ये सब से निकाल करके कैलकुलेट करूँगा एंड विल सी, ठीक ना। चलिए ग्रेट यार। तो लेयर्ड एप्लीकेशन किस तरीके का होता है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको लिख देता हूँ, है ना। क्लाइंट ऐप, ठीक है। फिर क्या होता है? कंट्रोलर लेयर, यस और नो। कंट्रोलर लेयर जो मॉनिटरिंग लॉजिक होता है यहाँ पर, कौन सा रिक्वेस्ट किसके लिए जा रहा है, कंट्रोलर लेयर। फिर आपके पास होता है सर्विस लेयर, है ना। फिर आपके पास होता है सर्विस लेयर। फिर आपके पास होता है DAO क्लास, DAO क्लास, ओके, दैट सिंपल। फिर आपके पास होता है डेटा बेस, यस और नो। फिर आपके पास होता है डेटा बेस। अच्छा, ये क्लाइंट ऐप जो कंट्रोलर लेयर को डेटा देगा वो कैसे देगा? वो DTO में,
सॉरी DTO में नहीं देगा भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए, ऑलरेडी मैंने बता रखा है वैसे तो। VO वैल्यू ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑब्जेक्ट जावा बीन का ऐसा क्लास होता है, जावा बीन ऐसा होता है जिसका ऑब्जेक्ट वैल्यू इनपुट या आउटपुट होल्ड करके रखते हैं। कंट्रोलर लेयर से सर्विस लेयर में डेटा ट्रांसफ़र करना है, DTO का प्रयोग होगा। सर्विस लेयर से डाओ क्लास को देना है तो BO क्लास या एंटिटी का प्रयोग होगा, है ना। बिजनेस ऑब्जेक्ट या एंटिटी भी वही नाम है ना यहाँ पे। और डाओ क्लास को हम लोग दे देंगे डेटाबेस में चला जाएगा। फाइन, ये डाओ क्लास को एक एंटिटी देंगे और ये डेटाबेस में जा कर के सेव कर देगा। ये हमारा टिपिकल सा लेड एप्लीकेशन होता है, यस और नो। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले डेटाबेस में देखिए, जब भी एक लेयर्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम लोग जब भी एक लेयर्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो इधर से शुरू नहीं करते, हमेशा बॉटम टू टॉप शुरू करते हैं। तो बॉटम इसको नीचे में मतलब सबसे लास्ट में क्या है, डेटाबेस, डाओ, सर्विस लेयर, कंट्रोलर लेयर, क्लाइंट ऐप, ऐसे अप्रोच रखिएगा तो अच्छे से बनेगा आपका और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले डेटाबेस बनाएंगे तो प्रिपेयर डेटाबेस, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो डेटाबेस ज़रूरी होता है वो उसका डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, यस ना। तो स्टेप वन हमारा है, स्टेप वन ये है कि प्रिपेयर द डेटाबेस। अब डेटाबेस को प्रिपेयर करने के लिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को भाई। यहाँ मैं कौन सा कलर यूज करूँ यार, नो लेट्स यूज़ द ब्लैक ओनली। स्टेप वन, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर में। प्रिपेयर डेटाबेस, देखिए डेटाबेस प्रिपेयर करना है ना, तो डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए आपके सिस्टम में डेटाबेस का सेटअप होना चाहिए। तो आप कोई भी डेटाबेस चूज कर सकते हैं, MySQL, ओरेकल, PostgreSQL। मेरे पास PostgreSQL है तो मैं PostgreSQL में पढ़ा रहा हूँ। एंड आई थिंक अगर मुझे आप फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपके सिस्टम में भी PostgreSQL इंस्टॉल होगा और dweaver ओके, वो भी आपका इंस्टॉल होगा, आई थिंक सो। तो PostgreSQL ये में आपको एक डेटाबेस बनाना है ना, क्रिएट अ डेटाबेस, ओके, क्रिएट अ डेटाबेस एंड उसका नाम देना है आपको कुछ। तो डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए कैसे करेंगे, अगर आपके सिस्टम में PostgreSQL है, अच्छा पहले मैं dweaver खोल लेता हूँ, इधर खुलता रहेगा और इधर बनाएंगे। यहाँ मैं लिखूँगा PSQL। अगर आपके कंप्यूटर में PostgreSQL इंस्टॉल है तो SQL सेल का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज MySQL क्लाइंट का भी ऑप्शन आता है, वो भी आप सर्च कर लें। अगर आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल है तो देखिए कमांड लाइन क्लाइंट है ना, अगर इसको खोल लीजिए, या अगर वर्कबेंच है तो अच्छी बात है। अगर आपके सिस्टम में वर्कबेंच, अच्छा वो मैं बता दूंगा MySQL वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं, यू आर फ्री टू चूज एनी, है ना, तो मेरे पास है PostgreSQL, तो मैं PSQL सेल खोलूँगा एंड यहाँ से हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपने एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रूट है हमारा यहाँ से PostgreSQL में। अगर मैं करता हूँ \l तो मुझे दिखाएगा ये डेटाबेस। देखिए अभी मेरे कंप्यूटर के PostgreSQL में इतना सारा डेटाबेस है, 4 लगभग, ठीक है, कि HB_demo करके, ठीक है, डेट्स फाइन। यहाँ से मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम दे देता हूँ spring_demo, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए स्प्रिंग के लिए हम ये डेटाबेस बना रहे हैं। तो spring_demo जैसे मैं लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस, देखिए क्वेरी चली एंड जब क्वेरी चली तो मैं इसमें से करूँगा लिस्ट, अगेन लिस्ट करूँगा तो क्या स्प्रिंग डेमो आ गया फिर से हमारा यहाँ पे। देखिए तो हमारे पास स्प्रिंग डेमो डेटाबेस तैयार है। अब बेसिकली डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप कमांड लाइन का भी यूज कर सकते हैं और आप कोई GUI सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि क्रिएट डेटाबेस, ओके, यहाँ पे स्टेप 1 में ऐसे फॉलो करना है, क्रिएट अ डेटाबेस, ओके, सेकेंड क्रिएट अ टेबल एंड मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कस्टमर, ओके, कस्टमर नाम रहेगा कस्टमर उस टेबल का, फाइन। यहाँ से ओके। अब यहाँ देखिए मेरी बात को, यू कैन यूज कमांड लाइन और एनी GUI टूल फॉर प्रिपेयरिंग डेटाबेस,
ओके, अब GUI टूल में क्या होते हैं, तो GUI टूल में वर्कबेंच हो गया और कोई भी अपना हो गया, ठीक है। इफ़ यू हैव माई सीक्वल, GUI टूल का मतलब हो गया क्या, यहाँ मैं GUI टूल मतलब ग्राफिक वो देगा आपको, इंटरफेस जैसा प्रोवाइड करवाएगा। तो यार GUI टूल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ओके। GUI टूल के लिए जो होगा लाइक वर्कबेंच हो गया, या SQL योग हो गया, या dweaver हो गया, और ओरेकल SQL डेवलपर हो गया, SQL डेवलपर बाय ओरेकल, ओरेकल ने दिया है उसको, ठीक है, SQL डेवलपर को बाय ओरेकल मैं से लिख देता हूँ। एंड यार आई थिंक इसमें से कोई भी आप एक डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी क्या इंस्टॉल है, dbeaver, ये है हमारा dbeaver, हाँ dbeaver या dweaver जो भी बोले आप, जो भी बोलो आप इसको। तो मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फाइन। तो मैंने उसको खोला, dweaver को कुछ इस तरीके का इंटरफेस, अच्छा ये बोल रहा है अपडेट करने के लिए, तो मैं करूँगा क्लोज। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। पहले ये सब पहले से कुछ बना हुआ है, बट इसको मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ। इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो इस तरीके का जब आपको इंटरफेस खुलेगा तो इसमें आपको देखिए एक नया डेटाबेस का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो न्यू फाइल, ओके, देखिए न्यू में आएंगे, डेटाबेस प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। प्रोजेक्ट का नाम इसमें यहाँ पे बेसिकली ये प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है, यहाँ पे इस dweaver में है, जो भी बोलो भाई। यहाँ पे नाम दूंगा मैं कि भाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ओके, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डैश कोडरएक्स अंकित, ताकि पता चल जाए हाँ भाई ये हमारा यूट्यूब का है। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क डैश कोडरएक्स अंकित, देखिए यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा होगा आपको। इसको अगर मैं आपको मैग्नीफायर से भी दिखाऊं बहुत हेल्प होगी आपको। सी यार यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है ना, राइट क्लिक करेंगे तो क्रिएट आ जाएगा, क्रिएट के बाद आ जाएगा कनेक्शन, क्रिएट के बाद कनेक्शन आएगा, और फिर आपको यहाँ पे चूज करना होगा कौन सा डेटाबेस आप चाहते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ SQL ही, सॉरी PostgreSQL ही। तो PostgreSQL जो है यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, फाइन ना। अब ये PostgreSQL मैंने मान लीजिए यहाँ से कर लिया सेलेक्ट, ओके, PostgreSQL यहाँ से मैंने कर लिया सेलेक्ट, और मैं करूँगा इसके बाद नेक्स्ट। अब मैंने किया नेक्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम डालेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान से फिर से, ये यहाँ पे मुझसे मांग रहा है डेटाबेस का नेम, होस्ट तो हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा। डेटाबेस का नाम मांगेगा तो इसमें अपने डेटाबेस का नाम देंगे। तो हमने डेटाबेस क्या बनाया था, spring_demo, यस बनाया था, डेटाबेस बनाया था। पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नेम में पोस्टग्रेस है, पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड मैंने सेट कर रखा था बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते टाइम रूट, तो हमने डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब इतना रेडी है सब कुछ, हमने पासवर्ड डाल दिया, यूज़र नेम दिया, डेटाबेस डाला, यहाँ से मैं कर दूँगा फिनिश, ओके। एंड जैसे मैं फिनिश करूँगा यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखना ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, लगाना। तो जब ग्रीन टिक लगेगा देखो यहाँ पे URL भी आ रहा है, इस पर मैं ऐसे कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पे URL भी आ रहा है, JDBC PostgreSQL/localhost 5432 spring_demo, राइट। यहाँ पे देखिए इस कनेक्शन में ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसका मतलब माई कनेक्शन फॉर डेटाबेस इज नाउ रेडी एंड आई कैन वर्क हियर, ओके। अब इस पर क्लिक करूँगा डेटाबेस में, देखिए स्प्रिंग डेमो आ गया जो बना हुआ था, एक्सेलेंट। देन स्कीमाज में जाएंगे और पब्लिक में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें टेबल्स दिख रहा है, यहाँ पे कोई टेबल है ही नहीं, यस ना, कोई टेबल है ही नहीं। देखो तो जब हमारे पास टेबल नहीं है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टेबल करूँगा, और इस न्यू टेबल का नाम देखो यहाँ पे मुझे चेंज करना है, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूँगा। ये नाम मैं देना चाहता हूँ कस्टमर टेबल। अब ये कस्टमर मैंने दिया तो देखो यहाँ पे कस्टमर्स चेंज हो गया नाम, राइट। अब इसमें मुझे कॉलम में जाना है, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, कॉलम में जाऊँगा, व्यू कॉलम्स में आऊँगा तो देखो इस तरीके का ये कॉलम वाला इंटरफेस रहेगा हमारा। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक एक कॉलम बना लूँगा। तो मुझे डेटाबेस चाहिए ऐसा कुछ, मुझे डेटाबेस कैसा चाहिए भाई, मुझे डेटाबेस, मैं यहाँ पे डेटाबेस का डिज़ाइन नॉर्मल सा बनाता हूँ।
हमारे नॉर्मल से कॉलम का मैं यहाँ पे बनाता हूँ रफ स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। एक कॉलम होगा जो कस्टमर आईडी जनरेट करेगा, आईडी को रखेगा, कस्टमर आईडी है ना। एक में नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, यहाँ पर फिर हमारा प्रिंसिपल रहेगा और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा। चलिए हो गया। यहाँ पे जो है हमारा कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर आईडी हो गया, नेम हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, पी अमाउंट कितना प्रिंसिपल डाल रहा है, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट एस अमाउंट या एस आई, ओके, इंटरेस्ट लिख देता हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो कस्टमर आईडी है, नेम है, एड्रेस है, पी अमाउंट है, इंटरेस्ट है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा टेबल में कॉलम्स हैं, राइट, कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स रखने हैं। इनपुट तो मैंने लिया है नेम, एड्रेस, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ टाइम भी लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिया है और टाइम भी लिया है, तो वो क्यों हम यहाँ पे सेव नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए रेट सेव करके आप क्या करेंगे, तो डेटाबेस का रिसोर्सेज वेस्ट होगा, डेटाबेस आपका खामोखा ज़्यादा बैंडविड्थ लेगा, ज़्यादा जगह लेगा, तो आपको उसको देने की ज़रूरत है नहीं। जो चीज़ ज़रूरी होता है डेटाबेस में बस हम उतना ही सेव करते हैं, फाइन। और इसको मेंटेन करने के लिए जो आपका एक क्लास बनेगा जावा बिन में, वो कौन सा बनेगा, VO, DTO या एंटिटी या BO, तो बनेगा BO बनाइए या एंटिटी क्लास बनाइए जावा बिन में, जो इन 5 वेरिएबल्स को रखेगा और यही होल्ड करके रखेगा और इसको दे देगा, ठीक है। ये क्या है हमारा भाई, कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल, ठीक है, ये इसका नाम है भाई कस्टमर, ये कस्टमर टेबल है हमारा डेटाबेस में सेव, फाइन यार। तो ये इस तरीके से हमको बनाना है। तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाने हैं। डीवीवर में आइए, राइट क्लिक, क्रिएट न्यू कॉलम हियर, कॉलम्स में जा कर के यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, और इसको नॉट नल में मैं चेक कर दूँगा यहाँ से ऐसे, ये ओके। अच्छा ये वैर कह रहा है तो डेटा टाइप चेंज करते हैं, डेटा टाइप नंबरिक रखते हैं भाई, न्यूमरिक रखते हैं। राइट क्लिक, क्रिएट न्यू कॉलम, एंड हियर आई विल राइट नेम, वैर कह रही चाहिए नेम, क्रिएट न्यू कॉलम, एड्रेस, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू कॉलम, पी अमाउंट, और डेटा टाइप में इस बार चाहिए हमें फ्लोट, फ्लोट है फ्लोट 8 मैं चूज कर लेता हूँ, पी अमाउंट, राइट क्लिक, क्रिएट न्यू कॉलम, हियर आई विल राइट SI या इंटरेस्ट ओनली, इंटरेस्ट, डेटा टाइप में डबल क्लिक करके यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, फ्लोट रखेंगे, ओके कर लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कस्टमर आईडी जो होगा हमारा प्राइमरी की होगा, राइट क्लिक करके न्यू कंस्ट्रेंट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पर कस्टमर आईडी में चूज करके प्राइमरी की सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, टेबल हमारा सब कुछ सही है, ओके कर लेंगे। अब कंस्ट्रेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए पीके के अंदर कस्टमर आईडी आपको दिख रहा है, तो आईडी जो कस्टमर आईडी हुआ हमारा वो प्राइमरी की अब बन चुका है, फाइन, यस। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, डीवीवर अवेलेबल नहीं है, तो आपको एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करवाना पड़ेगा, एसक्यूएल क्वेरी से बनाना पड़ेगा, राइट ना। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट, इफ़ यू डोंट हैव GUI tools for database use below SQL query on command line of your database, ठीक है। अब वो क्वेरी क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। पहले तो आपको क्रिएट टेबल करना है, यस, तो क्रिएट टेबल, और यहाँ पर क्या बनाना है, कस्टमर, ये पहली क्वेरी हुई। दूसरी क्वेरी इसमें, अच्छा 1 सेकेंड यार, पहली क्वेरी कैसे हुई है,
पहली क्वेरी हुई हमारी क्रिएट डेटाबेस बॉस, क्रिएट डेटाबेस स्प्रिंग अंडरस्कोर डेमो, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी क्वेरी हुई डेटाबेस में टेबल जनरेट करना है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ एंड लेट मी ओपन फाइल, ओपन DB स्क्रिप्ट, ये है हमारा डेटाबेस का स्क्रिप्ट। दिस इज़ आपको तब चाहिए जब आपके पास कोई टूल नहीं है, तब कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद कहाँ गया भाई MS पेंट हमारा, यहाँ पर फिर पेस्ट करिए, ठीक है। ये कस्टमर का वो बन जाएगा। चलिए बन गया हमारा क्या, टेबल, टेबल रेडी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये जो कस्टमर आईडी है हमारे कस्टमर टेबल में, ये जो कस्टमर आईडी है हमारे टेबल में, ठीक है, ये कॉलम जो है कस्टमर आईडी का, मैं दिखाता हूँ ऐसे करके, कॉलम्स में जाइए। ये जो कस्टमर आईडी है, क्या ये कस्टमर आईडी में डालूंगा? नहीं। क्या कस्टमर इंटर करेगा? नहीं। कस्टमर अपना नाम इंटर करेगा, अपना एड्रेस इंटर करेगा, अपना प्रिंसिपल इंटर करेगा, अपना इंटरेस्ट हम खुद जनरेट करवा के देंगे। तो जो नाम इंटर कर रहा है, एक कस्टमर जब डेटाबेस में जाएगा तो उसका एक कस्टमर आईडी असाइन होना चाहिए डेटाबेस में, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें। कभी फेच करना हो तो फेच कर सकें, कभी कुछ काम करना हो तो कुछ कस्टमर आईडी से रिलेटेड कुछ काम कर सकें। यस और नो? जैसे मान लीजिए आपको एक फ्लिपकार्ट या अमेज़न में ऑर्डर करते हैं तो आपको एक ऑर्डर आईडी मिलता है, तो क्या वो ऑर्डर आईडी आप जनरेट करते हैं? नहीं, वो ऑलरेडी जनरेट होकर आपको मिलता है, राइट ना? तो उसके कोड लिखा हुआ होता है। तो कैसे ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे, इसका मैं एक सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। डेटाबेस में एक टर्म होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब कि लाइन से, सीक्वेंस समझ रहे हैं ना, सीक्वेंस में, है ना? तो सीक्वेंस में हम एक जनरेट करते चले जाएंगे कस्टमर आईडी। जब भी कोई सेव होगा तो एक कस्टमर आईडी सीक्वेंस में सेव होता जाएगा। कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 2, कस्टमर आईडी 3, कस्टमर आईडी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके जितना चाहे उतना कस्टमर आईडी हम लोग सेव करवा सकते हैं। यस ना? हाँ, तो एक कस्टमर आईडी हमारा प्राइमरी की है, तो इसको हम क्या करते हैं, सीक्वेंस जनरेट करना होगा। तो सीक्वेंस बनाने के लिए मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे देखिए नीचे में अगर आप ऑप्शन देखें तो कहीं पे आपको सीक्वेंस का ऑप्शन मिलेगा। पहले मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस का आपको ऑप्शन मिल रहा है। यस और नो? अभी इस सीक्वेंस में कुछ भी नहीं है। राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू सीक्वेंस करेंगे, सीक्वेंस का नाम देंगे। सीक्वेंस का नाम देना पड़ेगा हमको, तो मैं देता हूँ कस्टमर ID अंडरस्कोर सीक्वेंस, SEQ, बस ओके करता हूँ। तो ये देखिए, राइट क्लिक करके अगर व्यू सीक्वेंस करते हैं तो कस्टमर आईडी सीक्वेंस बन के तैयार है। यहाँ देखिए टेबल का नाम, मतलब सीक्वेंस का टेबल का नाम, यहाँ पे लास्ट वैल्यू आई विल स्किप, कुछ भी नहीं डालूंगा। स्टार्ट वैल्यू 1, मिन वैल्यू 1, मैक्स वैल्यू जो है यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इस सीक्वेंस से बनते बनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो 1000 तक जाएगा। मैं मान लेता हूँ ऐसा। 1000 से ज़्यादा कस्टमर आई डोंट थिंक सो अभी रिक्वायर है, हमें सीखने के लिए है, तो बस मैंने डाल दिया 1000। बस इसको बाहर आप क्लिक कर लीजिए, एंड इसको बाहर नहीं, इसको पहले तो आप Ctrl+S कर लीजिए ताकि इसमें सेव हो जाए। ठीक है, ये देखिए बोलेगा परसिस्ट करने को। यहाँ से अगर मैं छोटा करके दिखाऊँ आपको, यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई परसिस्ट करें। हाँ जी भैया, परसिस्ट कीजिए। यस, कस्टमर को भी ऐसे Ctrl+S कर लेना है। क्या बोल रहा है, परसिस्ट करें। हाँ जी भैया, यस, सेव हो गया हमारा। तो अब डेटाबेस हमारा प्रिपेयर है, तो सीक्वेंस भी बनाना है। अब आप बोलेंगे अगर हमारे पास फिर से GUI नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये वाली स्क्रिप्ट चला दीजिए। पोस्टग्रेसक्यूएल अगर आप यूज कर रहे हैं, ये वाली स्क्रिप्ट यूज कर लीजिए यहाँ पे, सीक्वेंस। इसके बाद तो पहले डेटाबेस बनाना है, फिर टेबल बनाना है, फिर सीक्वेंस जनरेट करना है। तो हमारा डेटाबेस का सेटअप रेडी हो चुका है, स्टेप 1 रेडी हो चुका है। आप फ्री हैं, कोई भी डेटाबेस चूज कर सकते हैं, बस अकॉर्डिंगली यूज कीजिएगा अच्छे से। कहीं हो सकता है छोटा बड़ा कहीं हो जाए, कहीं चेंज करना पड़े तो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम क्वेरी चलेगी। आप सेम ट्राई करें। MySQL वगैरह में भी अगर आपको करना है तो चल जाता है तो अच्छा बात है, नहीं तो कहीं कहीं जगह पे आप चेंज कर लेंगे क्वेरी इंटरनेट से देख करके और काम करेगा। फाइन यार, तो डेटाबेस प्रिपेयर हो चुका है। सेकेंड वन, अब डेटाबेस के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने बोला था बॉटम टू टॉप, तो डेटाबेस हमने प्रिपेयर कर लिया। डेटाबेस के बाद हमारा है डाओ क्लास।
है ना, डाओ क्लास, डाओ क्लास है हमारा। तो अब डाओ क्लास बनाएंगे, और डाओ क्लास कैसे बनाएंगे भाई, जब तक हम डाओ क्लास कहाँ बनाएंगे, अपने कोड में। तो हमने तो प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मैं इक्लिप्स का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, इक्लिप्स का, ठीक है। आप STS का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इक्लिप्स का प्रयोग करूंगा। मैंने पिछले वीडियोज़ में इक्लिप्स में STS स्प्रिंग टूल सूट इंस्टॉल कर लिया है, और मैंने क्यों किया वो भी मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा STS में थोड़ा सा ना बग्स आ गया था, कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा ठीक है भाई इक्लिप्स ही अपन करते हैं। इक्लिप्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप भी इक्लिप्स पर ही काम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रिंग के सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, स्प्रिंग टूल सूट के, जो आप STS यूज करते हैं। इसके लिए एक प्लगइन आता है इक्लिप्स में, उस प्लगइन को खाली आप इंस्टॉल कर लें एंड देन यू विल एंजॉय। अगर आपको और सेटअप करना है कैसे इक्लिप्स में स्प्रिंग टूल सूट, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, एंड आई थिंक आप देख कर यहीं आए होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग कुछ भी फ्री हैं, आप STS में यूज़ कीजिए इक्लिप्स में। मैं बेसिकली इक्लिप्स प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आगे भी हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग खुलने देते हैं एंड जस्ट वेट। तो तब तक हमारा इक्लिप्स खुलता है, और ये हाँ यहाँ पे खुल ही गया है। एक काम करता हूँ, मैं ब्राउज कर लेता हूँ, और ब्राउज करने के बाद प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ नहीं, D ड्राइव में है हमारा सारा का एक, जहाँ पे हमारा सारा पड़ा हुआ था वो वाला सिलेक्शन में प्रोजेक्ट सेलेक्ट फोल्डर करके वर्क स्पेस चूज कर लेता हूँ एंड लॉन्च कर देता हूँ। डू नॉट वार्म अगेन अबाउट वर्क स्पेस, अच्छा ओके कंटिन्यू, ये खुलने दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 टू क्रिएट अ ग्रैडल प्रोजेक्ट। मैं ग्रैडल का यूज करूँगा, और मैंने आपको ग्रैडल ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मैंने ऑलरेडी आपको ग्रैडल पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया आपने तो आपकी गलती है, पूरी आपकी गलती है। अगर जो क्लास को, अच्छा सबसे पहली बात, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो प्रेजेंट जरूर लिख दीजिए कमेंट में। लोगों में ऐसा फीलिंग आएगा कि हाँ भाई 2-4 लोग सीख रहे हैं और 2-4 लोग कंटिन्यू है, तो मैं क्यों डिसकंटिन्यू हो जा रहा हूँ, एक दिन देख के नहीं देख रहा हूँ। ऐसा आप लिख दीजिए ताकि लोगों में कंटिन्यूटी बनी रहे और आपस में ही आपको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। दिस इज़ अ स्टेप 2 ब्रो। और स्टेप 2 में व्हाट वी हैव टू डू यार, स्टेप 2 में वी हैव टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, ओके, क्रिएट अ ग्रैडल प्रोजेक्ट, ओके, क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स या STS, okay, Gradle project, not a normal project, create a Gradle project, okay, this is the step 2 boss। so step 2 में हमारा क्या है, create a Gradle project। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब आपको ये create a Gradle project आपको स्टेप 2 फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप 1 हमने फॉलो किया, फिर डेटाबेस प्रिपेयर कर लिया, ग्रैडल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ग्रैडल प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले ये हमारा स्प्रिंग का प्रोजेक्ट होगा ना, तो मैं इसको 1 मिनट क्लोज करता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये स्क्रीन खुल गया है हमारा। अगर आप इक्लिप्स में स्प्रिंग टूल सूट के सारे फीचर्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको जाना है हेल्प में। हेल्प के बाद इक्लिप्स मार्केट प्लेस में, और इक्लिप्स मार्केट प्लेस को खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंटरनेट कनेक्ट करके रखिए, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा। यहाँ से हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होगा स्प्रिंग टूल सूट करके, ऐसा कोई प्लगइन है, ठीक है। वो प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेंगे तो स्प्रिंग के जो फीचर्स, स्प्रिंग टूल सूट के जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो इक्लिप्स में ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग टूल सूट भी बिल्कुल इक्लिप्स पर ही बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? इक्लिप्स पर ही, ठीक ना। यहाँ पे मैं सर्च करेंगे STS और एंटर लेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, यस। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग टूल्स 3 आया ना, स्प्रिंग टूल्स 4 भी आ चुका है, वो कहीं पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे और तो। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा स्प्रिंग टूल्स 3 के साथ अभी जाइए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दे रहा है, मतलब अभी भी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई। स्प्रिंग टूल्स 3 जो है ये, इसमें कुछ बग्स वक्स ज़्यादा है नहीं, स्प्रिंग 4 में तो थोड़ा सा बग्स वक्स भी है, तो ठीक है मतलब ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो स्प्रिंग टूल्स 3 पर ही मैं रहूँगा। थोड़ा पुराना वर्जन है बट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं इसी पर जाना चाहूँगा स्प्रिंग टूल्स 3 के साथ ही। आप स्प्रिंग टूल्स 4 भी जा सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑलरेडी स्प्रिंग टूल सूट है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट प्लेस में सर्च करके इंस्टॉल करने का ये प्लगइन जो है, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड दिखा रहा है ना, मेरा इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, आपका इंस्टॉल दिखाएगा। अगर नहीं इंस्टॉल है पहले से तो आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंटरनेट लगा करके 2-4-5 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। एंड मैं इसको करता हूँ कैंसिल।
ध्यान से समझिएगा, यहाँ हमें ग्रेडल का प्रोजेक्ट बनाना है, यस और नो। यहाँ हमें किसका प्रोजेक्ट बनाना है, मैं 1 मिनट क्लोज ऑल करता हूँ पहले। हमें ग्रेडल प्रोजेक्ट बनाना है, नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं। तो मैं जाऊँगा फाइल में, न्यू में और कहूँगा कि यहाँ पे देखिए ग्रेडल नहीं है तो अदर में जाऊँगा एंड आई विल राइट ग्रेडल, यस, सर्च इट। ये देखो हमें ग्रेडल मिला, नेक्स्ट कर लेंगे, फिर से नेक्स्ट कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ प्रोज 13 लेयर्ड एप्लीकेशन, और ये क्या है भाई, रियल टाइम DI, रियल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन DI, यस। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ से कहेगा कि आपको ग्रेडल प्रोजेक्ट में, अब मुझे बताइए क्या आपको ग्रेडल का जार्स चाहिए, ग्रेडल चाहिए, यस चाहिए, तब ना काम करेंगे ग्रेडल के साथ। तो ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। क्या आपको ग्रेडल इंटरनेट से डाउनलोड करना है अभी, तो ग्रेडल रैपर सेलेक्ट करेंगे। क्या आपके कंप्यूटर में पहले से ग्रेडल डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं जब ग्रेडल सिखा रहा था ग्रेडल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है हमारे कंप्यूटर में। तो लोकल इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे। क्या आपको कहीं और पड़ा हुआ है, तो रिमोट डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन। क्या कोई स्पेसिफिक वर्जन इंटरनेट से डाउनलोड करके काम करना है, हाँ, तो स्पेसिफिक वर्जन यहाँ से, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वर्जन, तो पुराना वर्जन, नया वर्जन सारा मिल जाएगा, जो चूज करना है कर लीजिए। मेरे कंप्यूटर में एक बहुत ही अच्छे से डाउनलोड किया हुआ है, लोकल इंस्टॉलेशन डायरेक्टली मैं चूज करूँगा, ब्राउज करूँगा और उस जगह पर पहुँच जाऊँगा जहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है। तो मेरा पड़ा हुआ है प्रोग्राम फाइल्स ग्रेडल, यहाँ पे इसके अंदर देखिए बिन फोल्डर है। तो ग्रेडल का जो बिन फोल्डर है इसको सेलेक्ट नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस बिन फोल्डर को सेलेक्ट नहीं करना है। ये बिन फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर है, ये बिन फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो ये बिन फोल्डर इस फोल्डर के अंदर है। अगर इसको मैं खोलता हूँ तो देखिए यहाँ पे बिन दिखता है, तो मैं इस वाले फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे अंकित भी लिखा हुआ होता तो मैं अंकित सेलेक्ट कर लेता, कुछ भी XYZ कुछ भी, बट ये बिन फोल्डर के अंदर, इसको नहीं सेलेक्ट करना है बिन को, ये जिस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है बिन ना उसको, तो इस फोल्डर के अंदर बिन है, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे नीचे में अगर आप आएंगे तो ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना, ये देखिए ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, इसको ऑन कर देंगे, ब्लू टिक लगा देंगे। क्यों चेक कर देंगे, क्योंकि जब हम ग्रेडल के build.gradle में, ग्रेडल का जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक फाइल बनता है build.gradle, तो build.gradle जब बनेगा हमारा, तो build.gradle में क्या कर रहे होंगे, build.gradle में बार बार कुछ भी अपडेट करेंगे तो सेव करना पड़ेगा, और जब हम डेटा सेव करेंगे तो क्या होगा, build.gradle अपडेट करना पड़ेगा। तो वो हमारा काम नहीं होगा बार बार रिफ्रेश करना, जैसे सेव करेंगे तो सिंक करवा देगा ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे चेक रहेगा तो। अब यहाँ पर चेक है हमारा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं कर दूंगा नेक्स्ट, ओके, एंड ये खुद से देखिए बनाने लगेगा, ग्रेडल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगेगा। तो मैं थोड़ा सा कर लूँगा वेट, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट बनाने देते हैं, आराम से वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से वेट कर लेंगे थोड़ी देर। एंड ओके, तो थोड़ी देर के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे मैं फिनिश पर क्लिक करूँगा। जब तक ये बनता है हमारा प्रोजेक्ट तब तक हम लोग एक काम करते हैं कि इसको प्रोजेक्ट का फ्लो समझते हैं। अच्छा चलिए यहीं पे बनाने दीजिए। चलिए बन गया हमारा, देखिए जैसे ही ग्रेडल का प्रोजेक्ट रेडी हुआ तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है, प्रोजेक्ट 13, देखिए प्रोज 13 लेड एप्लीकेशन डैश रियल टाइम DI, है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रियल टाइम DI क्या यहाँ आपको दिख रहा है, प्रोज 13 डैश लेयर्ड एप्लीकेशन डैश रियल टाइम DI, है ना। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है, ये 4-5 फाइल्स देखने को मिल रहे हैं। एक लिब नाम का भी फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है, लिब नाम का भी ये मॉड्यूल देखने को मिल रहा है प्रोजेक्ट में। अगर आप पैकेज एक्सप्लोरर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है।
तो ये वाली जो चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आपको लिब जो देखने को मिल रहा है LIB, ये क्या है? ये एक्चुअली में एक फ़ोल्डर है जो इसी का पार्ट है, प्रोजेक्ट 13 लेड एप्लीकेशन का ही पार्ट है। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। मैं चला जाता हूँ उस वर्क स्पेस में जहाँ हमारा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। देखिए ये प्रोजेक्ट बना हुआ है हमारा इस वर्क स्पेस में, ये फोल्डर में। अगर मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें एक लिब नाम का फोल्डर है ना, मैं प्रोजेक्ट 13 लेड एप्लीकेशन रियल टाइम में। यहाँ पर लिब नाम का एक क्या है, एक लिब नाम का क्या है, एक देख रहे हो ना आप, ये लिब नाम का क्या है, हमारा एक फ़ोल्डर है। तो जो लिब नाम का हमारा फ़ोल्डर है, यही फ़ोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। इस लिब नाम के फ़ोल्डर को अगर आप खोलेंगे तो SRC फ़ोल्डर मिलेगा। इसी SRC में मेन, इसके अंदर अपना सोर्स कोड लिखेंगे, प्रोग्रामर लिखेगा, टेस्ट में टेस्टिंग के लिए कोड लिखेंगे जो यूनिट टेस्टिंग होती है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं अभी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लिब को ऐसे खोलें तो आपको इसमें वही चीज़ें दिखेंगी। देखिए मेन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है कुछ पहले से। मेन रिसोर्स जो है इसमें अभी कुछ नहीं होगा। टेस्ट/जावा में आपका भी एक बना हुआ होगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट नीड इट, डिलीट इट, यस आई एम श्योर टू डिलीट इट। इसको भी डिलीट करते हैं, टेस्ट वाले को भी डिलीट इट, आई एम वेरी श्योर टू डिलीट इट, यस और नो, यस। तो यहाँ से हमने कर दिया डिलीट सबको। अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे हमें जो भी प्रोजेक्ट लिब मिला, इस लिब के अंदर हमें इस SRC मेन जावा में क्या बनाना है, इस SRC मेन जावा में हमें बनाने हैं प्रोजेक्ट। ओके, इस SRC मेन जावा में हमें क्या बनाने हैं, हमें बनाने हैं अपने कोड, अपने पैकेजेज, उसके अंदर क्लास है, उसके अंदर इंटरफेस है, सारा कोड हम इसके पास करेंगे इस मेन SRC मेन /जावा में। यस, आर यू रेडी गाइज? यस, फाइन यार। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे कोड सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे अपना सारा पैकेज, क्लास, इंटरफेस, जो भी हमें कोड करना होगा। तो इसको समझने के लिए क्या क्या हम बनाएंगे, ज़रा हम वापस से पेंट में आते हैं एंड क्रिएट ए ग्रेडल प्रोजेक्ट। हमने ग्रेडल का प्रोजेक्ट तो बना लिया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट होगा हमारा, वो क्रिएट ए ग्रेडल प्रोजेक्ट क्या है, प्रोज 13 लेयर्ड एप्लीकेशन डैश रियल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, रियल टाइम DI, ऐसे ही है ना हमारा। यस, अब ये रियल टाइम जब DI है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, रियल टाइम DI, ठीक है। अब इसमें कितने यहाँ से अगर मैं ये प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। इसमें जो फोल्डर निकला SRC बना ग्रेडल में, है ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ SRC, इसके अंदर क्या मिला हमको, SRC। इस SRC के अंदर क्या है, इस SRC के अंदर है जावा, सॉरी मेन है पहले तब जावा है, मेन। इस मेन के अंदर हमें क्या रखना है, मेन के अंदर हमें रखना है जावा है, और इस जावा के अंदर क्या है, हमारे सारे पैकेजेज रहेंगे। तो यूजर सबसे पहले अपना वैल्यू इनपुट करेगा, तो VO क्लास, VO जावा बीन में जाएगा। तो क्या मुझे एक जावा बीन चाहिए, VO वैल्यू ऑब्जेक्ट, और वैल्यू ऑब्जेक्ट VO क्लास में ज़्यादातर जो मैक्सिमम सब चीज़ें होती हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, आउटपुट और इनपुट दोनों। तो इनपुट जो स्टोर होगा उसके लिए मुझे एक क्लास बनाना है। वो क्लास को मैं एक सबसे पहले पैकेज में बनाऊंगा, और उस पैकेज का मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ com.customer.vo, कि भाई किसके लिए बनाया जा रहा है, कस्टमर के लिए। क्या है, तो VO है, क्या कंटेन करके रखेगा, तो कस्टमर VO.java, कस्टमर VO.java, एक क्लास बन गया, रेडी। दूसरा पैकेज, मुझे बताइए क्या हमें कंट्रोलर लेयर से सर्विस लेयर तक डेटा पहुंचाना होगा, हाँ पहुंचाना होगा। तो कंट्रोलर लेयर से सर्विस लेयर तक डेटा पहुंचाने के लिए DTO, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, या TO, ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, दोनों सेम चीज़ है। DTO जावा बिन, DTO यहाँ पर
कस्टमर DTO डॉट जावा। नेक्स्ट, जब डेटाबेस में हमें डिटेल्स कस्टमर के सेव करने होंगे तो वो वाला डेटा कौन सा ऑब्जेक्ट रखेगा, बिजनेस ऑब्जेक्ट या परसिस्टेंस क्लास या एंटिटी क्लास। तो com डॉट कस्टमर डॉट BO ऑलरेडी पढ़ा रखा है, BO BO DTO। जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ इस वीडियो के बाद उनको देख लीजिएगा, और जिनको आ रहा है अच्छी बात है। BO डॉट जावा, BO बोलिए, एंटिटी बोलिए, या परसिस्टेंस क्लास बोलिए, डोमेन क्लास, मॉडल क्लास, ये सब नाम है इनके। नेक्स्ट, अब ध्यान रखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा जो मेन हमें कोड करना है वो सब, ठीक है। तो हमें कोड करना होगा कहाँ से, डाव क्लास चाहिए होगा, है ना, डाव। तो डाव क्लास चाहिए होगा जो परसिस्टेंस लॉजिक रखेगा। परसिस्टेंस लॉजिक का मतलब वैसा कोड जो डेटाबेस पर काम में आए। तो डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए वो जो लॉजिक लिखेंगे परसिस्टेंस लॉजिक होगा, उसको लिखते हैं डाव में, डाव डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स में। तो उसके लिए भी एक पैकेज com डॉट कस्टमर डॉट डाव। अब ये जो डाव होगा ध्यान से समझिए, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर डाव डॉट जावा नहीं बना दूंगा मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा ताकि लूज कपलिंग अचीव हो। तो मैंने बनाया कस्टमर डाव डॉट जावा, दिस इज़ व्हाट यार, दिस इज़ इंटरफेस आई। अब इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा, क्योंकि कस्टमर डाव IMPL डॉट जावा ये क्या होगा, एक क्लास होगा। ये क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, इस इंटरफेस को, कस्टमर डाव डॉट जावा को। कौन सा क्लास, कस्टमर इम्प्लीमेंट डॉट जावा, इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा, यस और नो, यस जी। आगे आइए नेक्स्ट, अब हमारे पास डाव है, डाव के बाद हमें चाहिए सर्विस, ठीक है, क्योंकि इस डाव को ऑब्जेक्ट जो देगा वो सर्विस ही देगा। com डॉट कस्टमर डॉट सर्विस, सर्विस को भी डायरेक्ट हम लोग क्लास नहीं बना लेंगे, सर्विस को भी लूज कपलिंग अचीव करवाएंगे। और सर्विस को लूज कपलिंग अचीव करवाने के लिए अगेन आपको बनाना पड़ेगा एक, अरे स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न आपको पता है ना, हमेशा इंटरफेस लूज कपलिंग बनाइए, है ना, लूज कपलिंग। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, हाँ, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, कस्टमर को मैनेज के लिए जो सर्विस होगा यहाँ पर है, क्या है भाई, ये आई मीन्स इंटरफेस बॉस। और इसको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाला एक क्लास होगा जहाँ पर एक्चुअल कोड होगा कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस IMPL इम्प्लीमेंटेशन C। क्या समझ में आया, यस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव यार, कंट्रोलर, कंट्रोलर com डॉट कस्टमर डॉट कंट्रोलर। अब कंट्रोलर एक ऐसा लेयर होता है जो एक प्रोजेक्ट के लिए एक बार होता है, लेयर्ड एप्लीकेशन इस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में। एक ऐसा एप्लीकेशन है स्टैंड अलोन लेयर्ड एप्लीकेशन, इसमें एक कंट्रोलर होगा। तो हमें दे दिया मेन कंट्रोलर डॉट जावा, मेन कंट्रोलर डॉट जावा, डायरेक्ट क्लास होगा और कुछ नहीं। उसके बाद कंट्रोलर हो गया। अब हमारे पास जो परसिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन लॉजिक होगा, प्रेजेंटेशन लॉजिक कहने का मतलब कि com डॉट, जहाँ पर मेन मेथड होगा जहाँ से वैल्यू इनपुट होगा, वहाँ से कस्टमर डॉट com डॉट कस्टमर डॉट com डॉट कस्टमर डॉट, ध्यान से समझिएगा, com डॉट कस्टमर डॉट मेन लिख देता हूँ या ऐप लिख देता हूँ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे लिखूँगा कस्टमर मेन एप्लीकेशन डॉट जावा, ठीक है। अब अभी भी हमारा कुछ छूट रहा है, ज़रा ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे, यस बिल्कुल छूट रहा है। अरे भाई जब स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, हाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML भी तो हमें चाहिए होगा, com डॉट कस्टमर डॉट कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, जहाँ पर स्प्रिंग बीन हम डिफाइन कर सकें। अब ये हमारा रेडी है, यस बिल्कुल रेडी है। अब इस SRC के पास जो आपको मिलेगा, ये जो आपका SRC है, इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है,
इसके साथ साथ आपको मिलता है एक build डॉट ग्रैडल ना, हाँ build डॉट ग्रैडल, यहाँ आपको क्या मिलता है build डॉट ग्रैडल बॉस। तो यहाँ पर जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको एक build डॉट ग्रैडल, ऐसा लिख देता हूँ बस। तो ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, इसको आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं build डॉट ग्रैडल को। आई थिंक यहाँ पर अच्छा है। अब तो ये प्रोजेक्ट हमने रेडी कर लिया है, बिल्कुल देखिए build डॉट ग्रैडल है ना, यस दिस इज़ द build डॉट ग्रैडल। ओके चलिए इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम अपना कोड करना शुरू करते हैं, पैकेज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें src मेन जावा में राइट क्लिक करके मैं बनाऊंगा एक पैकेज जिसका नाम होगा, मिटाइए, लिखूंगा com.customer.vo। इसमें रहेगा वैल्यू ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करके न्यू क्लास बनाऊंगा, कस्टमर vo नाम दे दूंगा, कस्टमर vo। चलिए अब देखिए एक बार हमने पैकेज बनाया, एक बार क्लास बनाया, ठीक है, तो बार बार हमें राइट क्लिक करके न्यू करना पड़ेगा। तो मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। जब भी आपको कोई क्लास बनाना पड़े एक नए पैकेज के अंदर, राइट क्लिक कीजिए, जहाँ भी आपको बनाना है न्यू क्लास में जाइए। अब जब न्यू क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये ध्यान दीजिए पैकेज का नाम है यहाँ पे, यस, और क्या है यहाँ पे क्लास का नाम डालने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे क्लास का नाम डालने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे पैकेज का नाम डालने के लिए दिया हुआ है, ये पैकेज का नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये पैकेज का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा, ओके ना, मैं इस क्लास के नाम में कस्टमर DTO और इसका पैकेज का नाम भी बदल देता हूँ customer.dto, और यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको हटाइए एंड फिनिश कीजिए। क्या कस्टमर DTO बन गया, रेडी हो गया, यस बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट राइट क्लिक न्यू क्लास, इस तरीके से एक एक करके बना लेंगे। BO कस्टमर एंटिटी भी लिख सकते हैं, BO भी लिख सकते हैं, मैं अभी BO लिख दे रहा हूँ, com.customer.bo। BO VO DTO सब कुछ रेडी है, यहाँ पे कोड करना बाकी है ऑफ कोर्स। यहाँ पे हम लोग न्यू क्लास यहाँ से बनाएंगे, नया क्लास जो होगा सब कुछ हमारा डाओ क्लास हो जाएगा ना। तो अच्छा डाओ क्लास जो होगा वो क्लास नहीं, पहले मैं इंटरफेस बनाऊंगा, न्यू इंटरफेस, ओके, कस्टमर डाओ, पैकेज का नाम देता हूँ com.customer.dao। इसमें इंटरफेस बना, इसी के अंदर एक नया क्लास बनाना है, न्यू क्लास कस्टमर डॉट नॉट डॉट कस्टमर डाओ IMPL इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कस्टमर डाओ इम्प्लीमेंटेशन। फिर हमें चाहिए होगा सर्विस, न्यू इंटरफेस भी सर्विस के साथ बनाएंगे, ये जो है सर्विस के साथ मतलब इंटरफेस बनाना पड़ेगा ना, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस com.customer.service। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू क्लास, इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे फिर से न्यू क्लास या न्यू इंटरफेस, वो इंटरफेस होगा हमारा, अच्छा सर्विस बन गया हमारा ना। तो अब इंटरफेस नहीं हमको बनाना है, हमको डायरेक्ट कंट्रोलर बनाना है ना। यहाँ पे जाऊँगा मैं न्यू क्लास मेन कंट्रोलर और यहाँ पे com.customer.controller, मेन कंट्रोलर बन गया हमारा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव यार, कॉन्फ़िगरेशन न्यू पैकेज com.customer.configuration, ओ या CFGS शॉर्ट में लिख देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर एक राइट क्लिक करके देखिए, अदर में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे XML, ठीक है, XML फाइल आ गया। नेक्स्ट करेंगे एप्लीकेशन context.xml, एप्लीकेशन context.xml, फिनिश। अच्छा मेरी बात एक सुनिए ध्यान से, ये जो एप्लीकेशन context.xml में जो भी हम DTD लाएंगे
वो कहीं से ले आएंगे, चाहे इंटरनेट से या पुराना प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट करेंगे, है ना, SRC में जा कर के, कॉन्फ़िगरेशन में जा कर के, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में जा कर के ये वाला कॉपी पेस्ट करके उसमें हम पेस्ट कर देंगे, राइट। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन ये मान लीजिए कि आपको डायनामिकली जनरेट करवाना है तो उसका भी ऑप्शन है, वो मैं अभी कोड करते वक्त बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसको Ctrl+Z करके सेव करते हैं। फाइन, अब यहाँ आइए, BO सब कुछ रेडी है ना। मेन एप्लीकेशन हमको चाहिए जहाँ पर मेन मेथड होगा और वो काम करेगा। क्लास, वो क्लास हो जाएगा हमारा कस्टमर मेन एप्लीकेशन, और इसको एक पैकेज में डाल देंगे com.customer.app, पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर हमारा ऐप है। एक्सेलेंट यार, फाइन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ। अब हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले जो कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपना DTO VO ये सब बना लेते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है, DTO VO ये सब इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद कोड करेंगे। तो सबसे पहले VO बनाते हैं। VO कस्टमर VO इसलिए सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि VO का मतलब वैल्यू ऑब्जेक्ट, इट विल होल्ड द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो यूजर, जो इंड यूजर, जो आपके ऐप को चलाने वाला यूजर है, वो क्या इनपुट दे रहा है, VO क्लास में रहेगा। अब VO एक ऐसा जावा बीन क्लास होगा जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को स्ट्रिंग के फॉर्म में रखेगा, सारे के फील्ड्स को स्ट्रिंग के फॉर्म में रखेगा। प्राइवेट, क्या कस्टमर आईडी यूज़र डालेगा? नहीं, कस्टमर आईडी कस्टमर नहीं डालने वाला, क्योंकि उसको थोड़ी डालना है, वो क्या डालेगा, खुद जनरेट होना चाहिए। तो मैं कस्टमर आईडी नहीं लूँगा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लूँगा, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस ले लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग P अमाउंट ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग रेट, प्राइवेट स्ट्रिंग इन टाइम, एब्सोल्युटली फाइन, नेम, एड्रेस, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। कस्टमर आईडी तो खुद जनरेट होगा, अभी बाद में देखेंगे आगे। इसका हमें चाहिए जावा बीन है, तो जावा बीन है तो भाई गेटर सेटर चाहिए ना। हाँ, राइट क्लिक, यहाँ से सोर्स, जनरेट गेटर सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, सारे प्रॉपर्टीज़ के लिए चाहिए, जनरेट हो गया। वैल्यू सेट करना होगा, सेट कर देंगे, गेट करना होगा, गेट कर लेंगे, सेव करेंगे, करेक्ट, सेव कर लिया हमने VO क्लास को। आइए DTO क्लास में, भाई DTO डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, ये DTO है। अब VO क्लास में जो चीज़ें हैं वही सारा का सारा चीज़ शेयर होगा DTO में, यस और नो होगा। तो बेहतर है कि आप कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि DTO में डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट में अभी हमें सब कुछ वही शेयर करना है। सेव कीजिए, एंड DTO में हमने बना लिया, डेट्स इट। यहाँ एक काम करते हैं, इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल करवा देते हैं, क्योंकि DTO है तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए। मतलब एक सिनेरियो समझा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में ऐसे ही काम होता है, सीरियलाइजेबल। हो सकता है फ्यूचर में फ्लेक्सिबल बनाना पड़े और कोड, और सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़े, तो सीरियलाइजेबल हमने यूज कर लिया। DTO रेडी है। उसके बाद BO, दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, BO या एंटिटी क्लास। यही आपका क्या है, BO क्लास, एंटिटी क्लास, डोमेन क्लास, परसिस्टेंस क्लास, मॉडल क्लास, सब कुछ इसी का नाम है। तो BO वही फील्ड्स को होल्ड करेगा जो आपके डेटाबेस में कॉलम्स में जाने हैं। तो कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, P अमाउंट, इंटरेस्ट, ये चीज़ें हैं। कस्टमर आईडी भी डेटाबेस में जाएगा, आप नहीं डाल रहे हो, यूजर नहीं डालेगा, लेकिन जनरेट होके कस्टमर आईडी जाएगा। तो जितने कॉलम्स आपके टेबल में रहेंगे, जो भी आपको डालना है, उतने कॉलम्स आपको एंटिटी क्लास में लेने हैं। और कैसे लेंगे, वो कॉलम्स कैसे रिप्रेजेंट होगा, एंटिटी क्लास के फील्ड से। तो प्राइवेट। अब मुझे बताइए कि ये जो आपका टेबल है, कस्टमर आईडी
टेबल जो कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी कॉलम है वो नंबरिक टाइप का है, तो यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रिंग लिखेंगे नहीं, क्यों? स्ट्रिंग को नंबरिक टाइप में होल्ड नहीं करवाया जा सकता। तो आपके टेबल में जो कॉलम होगा उसका डेटा टाइप, आपके डेटाबेस टेबल का कॉलम का डेटा टाइप, कॉलम का डेटा टाइप मैच होना चाहिए एंटिटी क्लास के, बीओ क्लास के, एंटिटी क्लास कहिए या बीओ क्लास कहिए, उस क्लास के फील्ड्स के डेटा टाइप से। तो स्ट्रिंग इंट से थोड़ी मैच होगा, हमारे पास क्या है भाई? नंबरिक। तो न्यूमरिक जब है यहाँ पे, तो न्यूमरिक है तो प्राइवेट इंट कस्टमर आईडी क्या हो सकता है? यस, बिल्कुल। नेक्स्ट, वैर कैर था हमारा नेम, तो वैर कैर के लिए स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग, अगेन वैर कैर है हमारा क्या? एड्रेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट फ्लोट पी अमाउंट, प्राइवेट फ्लोट एसआई या इंटरेस्ट। क्या समझ में आया? यहाँ पर सेव करते हैं, राइट क्लिक करके इसको सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाने के बाद जनरेट गेटर सेटर्स, गेटर सेटर्स सारा को सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं एंड जनरेट दिस। फाइन, यार डन, हमारा गेटर सेटर जनरेट हो गया। ठीक है, बीओ क्लास रेडी हो गया। अब कोड करेंगे, यहाँ से इसको सेव कर लीजिए, यहाँ आइए, बीओ क्लास हमारा रेडी है, सब कुछ रेडी है। कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं करेंगे, अब इतना कुछ कर लिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जार्स भी ऐड करना पड़ेगा, हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। हमने ये तो बना दिया, लेकिन इस स्टेप के बाद जब कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना, उससे पहले हमें यहाँ पे ओके यहीं पे लिखना पड़ेगा, स्टार बना के, इम्पॉर्टेंट है। ऐड द फॉलोइंग जार्स टू योर ऐप application by using build.gradle। अब build.gradle का प्रयोग करके जार्स, क्योंकि ग्रैडल में आप क्या कर सकते हैं, जार को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको काम करना है स्प्रिंग कोर में, तो स्प्रिंग कोर के लिए स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग बीन्स, क्या ये जार फाइल्स चाहिए? कॉमन लॉगिंग्स डॉट जार चाहिए कि नहीं चाहिए? जी हाँ चाहिए। तो आपको स्प्रिंग डैश कॉन्टेक्स्ट डैश सपोर्ट डॉट जार, एक जार, दूसरे जार का नाम है स्प्रिंग डैश JDBC डॉट जार, तीसरे जार का नाम है, अगर आप PostgreSQL यूज कर रहे हैं तो PSQL का जो JDBC होगा डॉट जार, अगर आप MySQL यूज कर रहे हैं तो MySQL का, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका, उस वही डेटाबेस का। फाइन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप, क्या मुझे यही 3 चीज़ों की ज़रूरी है? यस। अगर आप ये स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट डॉट जार लगाते हैं तो ये इससे रिलेटेड डिपेंडेंट जार्स भी आपके एप्लीकेशन में प्रेजेंट करवा देगा। आपके एप्लीकेशन में स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एओपी, ये सब जार भी यही कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट ले आएगा। अब जबकि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ग्रैडल में है, तो हमें मिला है build.gradle, हमें मिला है build.gradle मेरे भाई। तो build.gradle के मदद से हमें ये सब करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खुद से इंजेक्ट करूं एक एक जार फाइल, जैसे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के वीडियो में करते थे, सेटर इंजेक्शन के वीडियो में करते थे। वो लॉन्ग प्रोसेस था, हमें उतना टेंशन नहीं लेना। हम बोलेंगे ग्रैडल को, ग्रैडल भैया तुम ले करके आओ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग JDBC, PostgreSQL का JDBC, हम बस इतना बोलेंगे। तो उतना बोलने के लिए मिनिमाइज करता हूँ और build.gradle खोलता हूँ। फाइन, build.gradle खोलते हैं। ये build.gradle जो है, इसमें जो भी लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट ऑल करके क्लियर कर देते हैं एंड यहाँ पे खुद से लिखते हैं। देखिए, एक build.gradle फाइल में क्या क्या होती हैं? मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं।
प्लगइन्स एक ऐसा जगह है जो ढेर सारे जार फाइल्स को रखेगा, ठीक, मतलब सॉरी, प्लगइन्स ऐसा जगह है जो एक प्लगइन्स में ढेर सारे क्या होंगे, टास्क होंगे, काम होंगे, ग्रेडल का टास्क होंगे, ओके, प्लगइन्स में। दूसरा रिपोजिटरीज, ग्रेडल रिपोजिटरीज होता है ग्रेडल में, तो जो रिपोजिटरी का मतलब होता है छोटा छोटा डेटाबेस, समझ सकते हैं ऐसा कि रिपोजिटरीज आर लाइक वेरी स्मॉल डेटाबेस वेयर जार फाइल्स आर केप्ट देयर। कुछ जार फाइल्स, कुछ प्लगइन्स, कुछ बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें, जार फाइल्स वगैरह इस रिपोजिटरी में रहती हैं। तीसरा आपके पास होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी जो होते हैं इसका मतलब होता है कि क्या, कौन सा जार फाइल आपको लाना है, क्या आपको डिपेंडेंसी लगाने अपने प्रोजेक्ट में, तो वो यूज करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये डिपेंडेंसीज है, रिपोजिटरीज है, प्लगइन्स है मुख्यतः। और कभी कभी आपका खुद का दिया हुआ कुछ टास्क्स होते हैं, बट इट्स ओके, फाइन, यहाँ तक हम अभी लिख लेते हैं। तो मैं शुरू करूँगा। क्या हमें और कोई टास्क देना है? नहीं टास्क देना है। क्या हमें डिपेंडेंसी चाहिए? हाँ बिल्कुल डिपेंडेंसी चाहिए। किसकी डिपेंडेंसी चाहिए? स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग जार, जो भी होगा हमारा, स्प्रिंग कोर, ये सब 4-5 जो जार फाइल्स होते हैं वो डिपेंडेंसी तो हुए। यस, तो हमें डिपेंडेंसी लगानी है ग्रेडल की, क्योंकि ग्रेडल यूज करना है। तो ग्रेडल की डिपेंडेंसी आपको मिलेगी। ग्रेडल में कैसे इंजेक्ट करना है, मैं खोलूँगा एक वेबसाइट, देखिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है डिपेंडेंसीज के लिए, ओके। एंड उस वेबसाइट का नाम है MVN रिपोजिटरी। बस MVN रिपोजिटरी लिखिए गूगल पे और ये mbnrepository.com खोल लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है ना, ग्रुप्स, आर्टिफैक्ट्स, कैटेगरीज। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, हमें 3 जार्स लगाने हैं। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट सबसे पहला जार, सर्च करेंगे। मैंने किया सर्च, आ गया स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सबसे ऊपर ही। देखिए यहाँ पर वर्सन आ रहा है, कौन सा वर्सन आपको चूज करना है, तो मैं 5.3.1 लेटेस्ट वन, काफ़ी अच्छा है, यही यूज कर लूँगा। अब देखिए जब मैंने ये खोला स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, ये सब यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। अब इसको नीचे आते हैं, देखिए क्या है, मेवन, ग्रेडल सॉर्ट, ग्रेडल कोटलिन, SBT, IV, ग्रेप और जो भी है, लिंगन, बिल्डर। वन मिनट। यहाँ मेरी बात ध्यान समझिए, आप कौन सा बिल्ड टूल प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं? ग्रेडल। तो मैं ग्रेडल पर क्लिक करूँगा। ये ग्रेडल जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ये मैंने किया सेलेक्ट, तो ये कॉपी हो जाएगा या कॉपी कर लूँगा। अब build.gradle में आऊँगा और इसको डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर देना है, ये डिपेंडेंसी है। ये क्या है? डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी को कहाँ लिखते हैं? तो डिपेंडेंसी इनक्लोजर में ऐसे लिख करके डिपेंडेंसीज, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। जब मैं सेव करूँगा ऐसे डिपेंडेंसी, तो देखिए क्या होगा, ये जार है बेसिकली। डिपेंडेंसी का मतलब क्या? कुछ जार, कुछ हम ऐड करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, देखिए यहाँ पे क्या आया, JUnit का आया है, जुपिटर का है, जो पहले से है वो है ना। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अभी भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तो कोई भी हमारे पास, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट को ही अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके, रिफ्रेश का ऑप्शन है कहीं पे, या यहाँ से कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने किया रिफ्रेश, कॉमन मैथ्स है, जो भी है पहले का है, यहाँ पे और कुछ है नहीं। बात ये है कि ये डिपेंडेंसी जो हमने लगाया स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, ये डिपेंडेंसी किसी रिपोजिटरी में होगा। मैंने क्या कहा? रिपोजिटरीज का मतलब कुछ ऐसे डेटाबेस, छोटे-छोटे डेटाबेस, जहाँ पर डिपेंडेंसी रखी हुई है, जहाँ पर जार फाइल्स रखी हुई है, जहाँ पर प्लगइन्स रखा हुआ है। तो डिपेंडेंसी तो हमने लगा दिया,
कि कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए, कौन सा जार फाइल चाहिए। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, कौन सा वर्जन, तो 5.3.21, कौन से कंपनी का, तो org.spring-framework ग्रुप कंपनी नेम, कौन से स्कोप में, इम्प्लीमेंटेशन में स्कोप होता है, आगे डिस्कस कर रहे होंगे ग्रैडल में, आप देखिएगा ग्रैडल का ट्यूटोरियल इस वीडियो के बाद। और फिर मतलब पैरेलली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रैडल भी देखिए, ये भी देखिए। अब ये डिपेंडेंसी कहाँ पर पाई जाती है, कौन से रिपोजिटरी में, क्योंकि ये डिपेंडेंसी किसी न किसी रिपोजिटरी में होगा। अरे आपका घर किसी सिटी में है ना, आपका घर किसी गांव में है, आपका घर किसी देश में है, किसी राज्य में है, तो कहीं तो है। हाँ, तो ये जो डिपेंडेंसी है कहाँ प्रेजेंट है, ओके, ये चेक करने के लिए इस वेबसाइट में आइए और रिपोजिटरीज के सेक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल रिपोजिटरीज सेंट्रल। ओके यार, ग्रेट। यहाँ आएंगे और डिपेंडेंसी के ऊपर बेसिकली रिपोजिटरीज लिखा हुआ रहता है, ऐसे रिपोजिटरीज बताएंगे कि कौन सा रिपोजिटरी से लाना है ये डिपेंडेंसी को। तो हमें कौन सा डिपेंडेंसी प्रयोग करना है, सेंट्रल। तो सेंट्रल डायरेक्ट नहीं लिखना होता है, आपको लिखना होता है मेवन सेंट्रल, क्योंकि मेवन का सेंट्रल रिपोजिटरी है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट। अब मैं करता हूँ इसको राइट क्लिक कर, सेव करता हूँ, आई एम सेविंग इट, मैंने किया सेव, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारा आई थिंक वो ऑटो सिंक्रोनाइज काम नहीं कर रहा है, कुछ फिर से बग्स होगा, पुराना इक्लिप्स है तो, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो ग्रैडल है हमारा यहाँ से शो होना, मतलब यहाँ पे शो कर रहा है ना ये ग्रैडल। अगर आपको ग्रैडल नहीं मिल रहा है तो हेल्प में जाएं एंड हेल्प में जा कर के आप विंडो में जाइए, शो व्यू में जाइए, यहाँ पर अदर में आइए और ग्रैडल सर्च कीजिए, ग्रैडल टास्क ओपन कीजिए। ये देखिए ग्रैडल आपको मिल जाएगा, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक ना, ग्रैडल है, कंसोल है, सब कुछ यहीं पे आपका दिख जाएगा। अब इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए एंड यहाँ पे जो है इसको हमको, यहाँ ये वाली बटन दिख रही है आपको, रिफ्रेश टास्क फॉर ऑल प्रोजेक्ट, रिफ्रेश टास्क फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स, देखिए एकदम यहाँ पे है, ये येलो देखिए, रिफ्रेश टास्क फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये रिफ्रेश करेगा ग्रैडल को, ठीक है। अच्छा सेलेक्ट करके, सॉरी इसको सेलेक्ट करके रिफ्रेश करना है, और ये रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, इसको सेलेक्ट करके हमने किया रिफ्रेश, क्या बोल रहा है भाई ग्रैडल, लेड एप्लीकेशन, यहाँ पर इसको क्या दिक्कत हो गई भाई। राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रैडल में जाएंगे, ग्रैडल में रिफ्रेश ग्रैडल प्रोजेक्ट करते हैं, तो ओके। एक चीज़ और है, रिपोजिटरी भी हमने दिया, अब यहाँ पर प्लगइन भी देना है ना, प्लगइन्स, सबसे पहले तो प्लगइन्स देंगे। इस प्लगइन्स में सबसे ऊपर प्लगइन रहता है, आईडी लिखेंगे और इस आईडी में प्लगइन लिख देंगे एप्लीकेशन। अब सेव कीजिए। अब मैं देखिए सेव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक सिंक काम कर रहा है हमारा, एक्चुअली काम कर रहा था पहले भी, बट हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने प्लगइन्स नहीं लिखा था, है ना। अब जब मैं करूँगा इसको, अब देखिए जो लिब वाली फाइल थी इसमें प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में देखिए क्या क्या लग गया, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, हमने सिर्फ ये ऐड किया था, इसके साथ क्या ऐड हुआ, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, AOP, बीन्स, एक्सप्रेशन कोर JCL, हमने बस एक जार फाइल लगाया है। हमने build.gradle से बोला कि build.gradle भैया बस ये वाली जार फाइल लेके आइए, लेकिन इसने क्या किया, इसके डिपेंडेंसीज को भी ले आया, ये जिस पर डिपेंड कर रहा होगा अपने हेल्पर जार फाइल्स को भी लेकर के आ गया। और ये देखिए इतना सारा। और स्प्रिंग JCL क्या है, जो कॉमन लॉगिंग्स डॉट जार आप ऐड करते हैं उसका अल्टरनेट है। अगर आप कॉमन लॉगिंग्स डॉट जार नहीं ऐड करना चाहते हैं तो स्प्रिंग JCL ऐड कर लीजिए। यस, हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्प्रिंग JDBC, हमें क्या ऐड करना है, स्प्रिंग JDBC। क्यों, हमें JDBC का कनेक्शन चाहिए होगा डेटाबेस के साथ काम करने के लिए, तो वो कनेक्शन कौन दिलाएगा, JDBC का जार फाइल, स्प्रिंग JDBC। तो अब हमें जाना वापस से इस एम्बियन रिपोजिटरी पे, किसका सर्च करना है, स्प्रिंग JDBC सर्च करेंगे।
क्या आया स्प्रिंग JDBC? यस आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे एंड 5.3.21 वर्जन मैं यही रखना चाहूँगा। मैंने देखा कि ये जो स्प्रिंग JDBC है कौन सा रिपोजिटरी में है? सेंट्रल। देखिए स्प्रिंग 5.3.21 स्प्रिंग JDBC कौन से रिपोजिटरी में है? सेंट्रल। तो अच्छी बात है, हमें सेंट्रल में ही लिख देना पड़ेगा। ग्रैडल में आएंगे, ये ग्रैडल का इम्प्लीमेंटेशन कॉपी करेंगे यहाँ से, जो भी लिखा हुआ है ये। यहाँ आएंगे और इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं भाई। यहाँ पे अब देखिए डिपेंडेंसी एक से ज़्यादा लगानी है ना आपको डिपेंडेंसी एक से ज़्यादा लगानी है, यस और नो? मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ पहले। तो यहाँ पर कोई कॉमा वॉमा नहीं लगाएंगे, कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हिट एंटर। ओके अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्पेस लेते हैं, यहाँ आ जाएंगे और कोई कॉमा नहीं, बिना कॉमा के यहाँ पे आ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। बेसिकली ये कमेंट्स है ना, और ये वाला मेन सेक्शन है आपका। तो अब स्प्रिंग JDBC देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर अभी JDBC आपको नहीं दिख रहा है और स्प्रिंग JDBC नहीं दिख रहा है। मैं करता हूँ Ctrl+S, खुद से अपडेट ले रहा है, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन। क्या हमारा यहाँ पे स्प्रिंग JDBC और ट्रांजैक्शन ये भी आ गया? यस आ गया। और यहाँ से अगर रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये सही हो जाएगा। यस देखिए, तो स्प्रिंग JDBC स्प्रिंग ट्रांजैक्शन भी आ गया हमारा। स्प्रिंग ट्रांजैक्शन स्प्रिंग JDBC का डिपेंडेंट हेल्पर जो आपका जार है स्प्रिंग TX ट्रांजैक्शन वो भी आ गया। यस और नो? मेरे सिस्टम में PostgreSQL है, तो मुझे JDBC से कनेक्शन बनाने के लिए JDBC ड्राइवर चाहिए होगा PostgreSQL का। अगर आप MySQL का प्रयोग करेंगे डेटाबेस का तो MySQL, Oracle प्रयोग करेंगे तो Oracle, तो मुझे चाहिए PostgreSQL। तो मैं लाऊंगा PostgreSQL, सर्च करूंगा यहाँ से PSQL JDBC। ये देखिए PSQL JDBC जो होगा हमारा, या लिख ही देता हूँ PostgreSQL JDBC। ओके PostgreSQL JDBC ड्राइवर लिख दिया। यस अच्छा अब मेरी बात समझिए, यहाँ से मैं ओके करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो ये कहाँ है, ये कौन से रिपोजिटरी में है? यहाँ पे 42.4.0 पहले ये वाला वर्जन हमको चाहिए होगा। ये भी कहाँ है? सेंट्रल रिपोजिटरी में। ठीक है अच्छी बात है, सेंट्रल रिपोजिटरी में। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, या सेलेक्ट करोगे तो कॉपी हो जाएगा खुद से ही। नीचे आऊँगा, इसमें इक्लिप्स में मेवन सेंट्रल हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने build.gradle को बता दिया है कि मेवन सेंट्रल से ये सब डिपेंडेंसी ले आओ, और यहाँ पे मैं फिर से लगाऊंगा। तो ये सेंट्रल तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेव करेंगे, यहाँ देखिए PostgreSQL भी आ गया। अब आ गया ना PostgreSQL.jar, बस हमारा जार काम हो गया। अब हम कोड करेंगे आराम से। जार लग गए, सेव कीजिए, इस build.gradle को क्लोज कीजिए। मैं कहता हूँ इन सारे को क्लोज ऑल कर लीजिए। अब कोड करना शुरू कीजिए, क्योंकि सब कुछ हमारा रेडी है। लेट्स कोड नाउ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पर। इतना करने के बाद नाउ स्टार्ट द कोडिंग। अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब प्रॉपर कोडिंग वहाँ करेंगे। फाइन, चलिए बाय, टेक केयर। अगला वीडियो देखिए, नेक्स्ट कर लीजिए आप। ओके फाइन।